नमस्कार दोस्तों, मैं सीए नीरज अरोड़ा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे शो टैक्स रुपया में। आज हम बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस की, जो सेक्शन 6 में डिफाइन है इनकम टैक्स बिल 2025 में। सिमिलरली सेक्शन 6 में डिफाइन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। लेकिन हम बात जो करेंगे नए बिल के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में क्या कहा कि किसी भी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होगा एज पर दिस सेक्शन। बहुत सिंपल सी बात बोली। उसके बाद सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 से लेके सेक्शन 6 सबसेक्शन 7 तक इंडिविजुअल के केस में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होगा ये बात की गई है। फिर उसके बाद सेक्शन 6 सबसेक्शन 13 में इंडिविजुअल एज वेल एज एचयूएफ का स्टेटस, अगर वो रेजिडेंट के बाद ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये कैसे डिसाइड होगा, वहाँ पर ये बात की गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 की, जहाँ पे कहा एन इंडिविजुअल शैल बी कंसिडर रेजिडेंट ऑफ इंडिया। किस केस में? दो कंडीशंस हैं। नंबर 1, अगर वो इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज है पिछले टैक्स ईयर में। नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, अगर वो इंडिया में मिनिमम 60 दिन के लिए है पिछले टैक्स ईयर में और उससे पिछले 4 सालों में क्यूमुलेटिवली 365 डेज के लिए इंडिया में है, तो हम उसको रेजिडेंट ऑफ इंडिया मान लेंगे। तो दो कंडीशंस हैं, क्लॉज ए क्लॉज बी। क्लॉज ए में कहा 182 डेज होना चाहिए मिनिमम टैक्स ईयर में। क्लॉज बी में कहा टैक्स ईयर में 60 डेज और उससे पिछले 4 सालों में 365 डेज होना चाहिए, तो हम उसको रेजिडेंट ऑफ इंडिया मान लेंगे। लेकिन उसके बाद सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में एक राइडर डाल दिया। क्या बोला कि जो ये क्लॉज बी की जो कंडीशन थी ना सबसेक्शन 2 के क्लॉज बी की, ये एप्लीकेबल नहीं होंगी। किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी? क्रू मेंबर पे जो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है। दूसरी कंडीशन, अगर वो जो पर्सन है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है बाहर चला जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो भी 6(2)B की जो कंडीशंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होगी। जी हाँ, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो किसी इंडियन शिप के क्रू का मेंबर होना चाहिए, या पर बाहर चला जाए वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया। तो ये दोनों कंडीशंस में 6(2)B एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर एक और राइडर लगाया सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 में। वो क्या राइडर लगाया? अगर कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में विजिट करने के लिए आता है, अगर वो इंडिया में विजिट करने के लिए आया है, तो जो 6(2)B की जो कंडीशंस हैं 60 डेज की और जो 365 डेज की, वो नहीं लगेंगी अगर उसकी इनकम अप टू 15 लैक्स है। जी हाँ, अप टू 15 लैक्स है तो वो कंडीशंस नहीं लगेंगी। फिर एक और राइडर लगा दिया सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 में। वहाँ क्या राइडर लगाया कि जो पर्सन जो इंडिया में विजिट करने के लिए आया था, वो 6(2)B की कंडीशन लगेंगी तो सही, लेकिन जो 60 डेज रिप्लेस हो जाएंगे 120 डेज से और 365 डेज एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो हमने उस केस में ये देखना है। फिर वो टैक्स ईयर में मिनिमम 120 डेज हो एंड जो प्रीवियस 4 ईयर में 365 डेज हो, तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया मान लिया जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन है, वहाँ पर उसकी ग्रॉस जो टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। जी हाँ, 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 6 सबसेक्शन 7 में उन्होंने एक बात और कही, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 से लेके 6 तक, कि वहाँ पर जो लिखा है आप उसको भूल जाइए। अगर सिटीजन ऑफ इंडिया वो हमारे इंडिया में आता है, ठीक है, और या फिर नहीं आता, दोनों बातों में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिटीजन ऑफ इंडिया अगर उसकी इनकम 15 लाख से ऊपर है और वो किसी भी कंट्री में लायबल टू टैक्स नहीं है, तो हम उसको डीम टू बी सिटीजन रेजिडेंट ऑफ इंडिया मान लेंगे। जी हाँ, ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 7 में कहा कि हम उस रेजिडेंट को जो हमारा सिटीजन है उसको डीम टू बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया मान लेंगे। लेकिन डीम टू बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो मानेंगे साथ में। फिर सेक्शन 6 सबसेक्शन 13 में क्लियर कर दिया कि वो जो रेजिडेंट जिसको आपने डीम टू बी रेजिडेंट माना था, हम उसको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे। इसका मतलब उसकी जो बाहर की इनकम जो कमाई हुई होगी वो टैक्सेबल यहाँ पे नहीं होंगी। अब उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 13 की, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि रेजिडेंट होने के बाद हम ये देखेंगे कि कोई भी इंडिविजुअल जो है या एचयूएफ जो है आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो वहाँ पर 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशंस ये है कि अगर जो पर्सन है जिसको हमने रेजिडेंट ट्रीट किया, हमें ये चेक करना है कि पिछले 10 में से क्या वो 9 साल नॉन रेजिडेंट है। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो
नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट माना जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि वो इंडिया में टैक्स ईयर से पिछले 7 सालों में 730 दिन से कम इंडिया में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये हो गई। ये दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए। फिर तीसरी एक और कंडीशन लगाई कि जो जिस पर्सन की हमने बात करी थी सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 में, जो इंडिया में विजिट करने के लिए आया था, जिसकी इनकम 15 लाख से ऊपर है, तो उस केस में हम उसको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे अगर वो इंडिया में मिनिमम 120 डेज था लेकिन लेस देन 182 डेज था। जी हाँ, लेस देन 182 डेज था, तो उस केस में हम उसको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लेंगे। तो ये ओवरऑल जो है आपका किसी भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के सारे प्रोविजंस हैं। इसके अलावा और भी प्रोविजंस हैं जो एचयूएफ के केस में डिटरमाइन करते हैं, या एओपी के केस में, या फर्म के केस में, या कंपनी के केस में। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें। मेरा इसी तरह से हौसला बढ़ाने के लिए, इसी तरह से हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।